चैप्टर 3 देख रहे हैं, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होगी फ्रीली फॉलिंग बॉडी की। अब एक बॉडी है, किसी हाइट से नीचे आ रही है, इसकी काइनेमेटिक इक्वेशन क्या होगी? तो एक्सेलरेशन जो आ रहा है इस ऑब्जेक्ट में, वो किसके कारण आ रहा है? क्योंकि इसमें ग्रेविटी लग रही है, तभी तो ये नीचे आ रहा है। इसको हम कहते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसको जी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक्सेलरेशन कहां लगता है? नीचे, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब एयर रेजिस्टेंस हम निग्लेक्ट कर सकते हैं अगर एक ऑब्जेक्ट फॉल कर रहा है, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस होता है लेकिन उतना नहीं होता। अगर मास ज्यादा है तो फिर बहुत उससे रिलेट होगा वो। तो हाइट जिसके दरमियान ये फॉल हो रहा है या गिर रहा है, पहली चीज तो ये आएगी। और अगर इसको आप कंपेयर करें कि ये हाइट और कहां गिर रहा है, ये अर्थ की तरफ। अर्थ का रेडियस बहुत ज्यादा होता है, राइट? शायद 6370 किलोमीटर ऐसा मानते हैं। और क्योंकि मानते हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अर्थ का रेडियस अलग अलग है, अगर पोल देखें और इक्वेटर देखें। तो एयर रेजिस्टेंस को निगलेक्ट हम करेंगे, और हाइट जिसके दरमियान ये गिर रहा है यहां से यहां तक, उसको हम अर्थ रेडियस के हिसाब से बहुत स्मॉल है। तो हम क्या करेंगे, ये सब जो मैंने इसलिए बताया क्योंकि हम जी को लेना चाहते हैं 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हम इसको लेंगे। अब कैलकुलेशन में कई जगह इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी लिया जाता है। जब फ्री फॉल हो रहा है, अब फ्री फॉल हो रहा है ये, इसको हम कहेंगे, क्योंकि ग्रेविटी तो वही लग रही है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो हम इसे कहेंगे कि अभी ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में है। अब अगर आप मानिए कि भाई ऊपर, अगर अपवर्ड डायरेक्शन में अगर आप वाई एक्सिस के अगर इस तरीके से मानिए, तो वाई डायरेक्शन में ऊपर की तरफ, तो ग्रेविटी किस तरफ लगेगी? अगर ऊपर फेंका आपने तो ग्रेविटी नीचे की तरफ लगेगी। इसका मतलब इस जगह पे आपको एक्सेलरेशन, अगर ग्रेविटी की बात कर रहे हैं, तो माइनस जी लेना पड़ेगा, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो अर्थ की तरफ लग रही है, अर्थ उसे खींच रहा है। तो यहां पर माइनस जी लेंगे आप। तो आपकी इक्वेशन जो है v इक्वल टू वी जीरो माइनस जी टी, या v इक्वल टू यू प्लस ए टी, वाई इक्वल टू वी टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, या s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, जो हमने सीखा था। यहां पर हम जो प्लस v इक्वल टू यू प्लस ए टी बोल रहे थे, तो एक्सेलरेशन की जगह हम माइनस जी रखेंगे। इसलिए आप देख पा रहे हैं कि यहां पर माइनस आ रहा है, यहां पर भी माइनस आ रहा है। इसी तरीके से यही काम यहां पर भी होगा। जी को हमने, मतलब एक्सेलरेशन को माइनस जी रखा हुआ है। अब फ्री फॉल जो हो रहा है, इसमें क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो रखते हैं। मान लीजिए आप एक टावर पे खड़े हैं और आप यहां से किसी बॉल को फेंक रहे हैं या गिरा रहे हैं, तो इनिशियल वेलोसिटी तो इसकी जीरो हुई। और कभी कभी ये कन्वीनियंट होता है कि आप वर्टिकली अपवर्ड जो डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव वाई एक्सिस लें, और जो अपवर्ड जा रहा है उसको नेगेटिव वाई एक्सिस लें। तो वहां पर क्या है, ए इक्वल टू जी ले सकते हैं। माइनस जी का जो अभी हमने एक डिस्कशन किया, वो इससे आप बच सकते हैं। एक फ्री फॉल के लिए आप वीटी, वाईटी क्या है, वीटी क्या है, एटी क्या है, ये ग्राफ्स आप देखिए। वाईटी ग्राफ का मतलब ये है कि वाई आपका डिस्टेंस है जब एक ऑब्जेक्ट फ्रीली फॉल हो रहा है, ये टाइम के साथ। तो जब देखिए कि इस जगह पे इसकी डिस्टेंस कैसे बढ़ रही है समय के साथ, या घट रही है। क्यों? क्योंकि अगर ये अर्थ की बात करें और आप इसको यहां से गिराएं, तो आपका डिस्टेंस तो घट रहा है ना, इसीलिए इसको नेगेटिव कहा गया, इसलिए डिस्टेंस घट रहा है, इसलिए वाईटी ग्राफ इस तरीके से दिख रहा है। वेलोसिटी की बात करें आप, तो ये टाइम है, और ये हमने क्योंकि नेगेटिव ये वाला जो डायरेक्शन है इसको हमने लिया है, ये वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में। तो यहां पर क्या हो रहा है कि वेलोसिटी और टाइम के साथ वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, या आप ये कहिए कि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है, नेगेटिव डायरेक्शन में बढ़ रही है टाइम के साथ। और तीसरी चीज जो इसमें इंपॉर्टेंट है वो ये है कि यहां पर जो एटी ग्राफ है, एक्सेलरेशन और टाइम का ग्राफ है, तो एक्सेलरेशन तो इस पे कांस्टेंट हमने माना, काफी डिस्कशन किया हमने इस पे, और हमने कहा इसको 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लेंगे, या कई जगह पे 10 लेंगे हम कैलकुलेशन में, लेकिन अभी हम 9.8 के हिसाब से देखें तो ये तो कांस्टेंट लग रहा है, एक्सेलरेशन तो चेंज नहीं हो रहा है। तो एक्सेलरेशन एकदम स्ट्रेट लाइन रहेगी टाइम के हिसाब से, क्योंकि ये एटी ग्राफ है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ है। एक ऑब्जेक्ट को हमने थ्रो किया ऊपर की तरफ, इस तरफ।
आपको बताना है कितना टाइम लगा ताकि ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाए, क्योंकि एक पॉइंट पे जाके ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, फिर ये वापस आपकी तरफ इस तरीके से आएगा। तो और मैक्सिमम हाइट भी निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, इसमें सबसे पहले ये कहेंगे कि जो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन है इसको हम पॉजिटिव मानेंगे। तो v0 यानी कि इनिशियल वेलोसिटी इसकी पॉजिटिव होगी, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी ऊपर की तरफ जा रही है और एक्सेलरेशन इसका नीचे की तरफ लग रहा है, तो इसको हमको -g लेना पड़ेगा। और मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई, जैसे ही ये ऊपर पहुंचेगा, जैसे मैंने बताया कि आपने किसी चीज को थ्रो किया, फेंका, तो ये ऊपर की तरफ जाएगा। जाने के बाद ये थोड़ी देर के लिए रुकेगा या बहुत बहुत कम समय के लिए रुकेगा, लेकिन इस समय इसकी वेलोसिटी 0 होगी। फिर ये ग्रेविटी के कारण नीचे जाएगा। आपने जो फोर्स लगाया था, जिस शक्ति के साथ फेंका था इसको, उससे ये यहां तक तो पहुंच गया, लेकिन इस जगह पे 0 के वापिस आएगा। इसका मतलब जो मैक्सिमम हाइट है v = 0। तो अगर आप v = u + at या v = v0 + at फॉर्मूला लगाएं, तो यहां पर आपकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है इस जगह पे पहुंच के। v0 आपकी इनिशियल वेलोसिटी है जिससे आपने फेंका था। एक्सेलरेशन क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है इसलिए माइनस लेंगे, और एक्सेलरेशन g लेंगे क्योंकि a को -g लिया है, और t, तो t क्या आएगा, v0/g। अब ये तो पहली चीज निकली। मैक्सिमम हाइट यहां से यहां तक जाएंगे और यहां से यहां तक वापस आएंगे, तो यहां से यहां तक हाइट कितनी होगी। अब इसको h मान लीजिए, y को आप h रखिए, t अभी आपने v0/g निकाला। एक्सेलरेशन आपको पता है कि नीचे की तरफ लग रहा है, क्योंकि अभी हम ऊपर की बात कर रहे हैं, यहां से यहां तक हाइट निकालेंगे। एक्सेलरेशन ये नीचे की तरफ लग रहा है क्योंकि अर्थ हमारा यहां पर है। अब ये वाला हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी था, इसमें ये सब तब्दीली कर दीजिए, y की जगह t की जगह a की जगह ये रख दीजिए, तो कुछ इस तरीके से बनेगा। इसको थोड़ा रिजॉल्व करेंगे तो आप देखेंगे h आएगा आपका, जो इनिशियल वेलोसिटी से फेंका, या आप ये कहें h = u², इनिशियल वेलोसिटी u² है, या v0 मानिए /2g, ऐसे चलेगा। ये एक पत्थर है, रेस्ट से ये नीचे की तरफ आया, इन्फ्लुएंस ग्रेविटी का है। 6 सेकंड में इसने एक ग्लास प्लेट था उसको उस पे टकराया और उसको क्रैश किया। अब क्रैश जैसी किया तो जो भी वेलोसिटी थी इनकी, ये 2/3 इन्होंने लूज कर दी पत्थर ने। अगर ये इसके बाद ग्राउंड पे पहुंचते हैं 2 सेकंड के लिए, इन 2 सेकंड्स, 6 सेकंड पे ये क्रैश किया इन्होंने, वेलोसिटी भी लूज कर दी 2/3, और उसके बाद ये 2 सेकंड और लगा। आपको हाइट निकालना है प्लेट अबव द ग्राउंड। तो इसको कैसे निकालेंगे, जो वेलोसिटी v है, जो स्टोन पत्थर इस पे स्ट्राइक करने से जस्ट पहले इसकी वेलोसिटी है v, तो v = v0 + gt। अब देखिएगा कि इन्होंने बताया है कि रेस्ट से शुरू किया है। रेस्ट मतलब इनिशियल वेलोसिटी v0 0 हो गया, ग्रेविटी नीचे की तरफ लग रही है तो -9.8 मीटर/सेकंड² हो गया। टाइम आपका हो गया 6 सेकंड, ये इसको बताया गया है। इसमें रख दीजिए आपका जो वेलोसिटी है वो -58.8 मीटर/सेकंड। इसको सॉल्व करेंगे। अब ये तो आपकी वेलोसिटी आ गई जो जिस वेलोसिटी से टकराया, लेकिन वेलोसिटी टकराने के बाद 2/3 इन्होंने लूज कर दी, तो 2/3 इसको लूज करेंगे तो वेलोसिटी जो स्टोन की है टकराने के बाद क्या हो जाएगी, इस वेलोसिटी को 2/3 कर दीजिए आप, यानी ये जो वेलोसिटी है इसको 2/3 कर दीजिए, यानी कि आपके पास वेलोसिटी 2/3 अगर इसकी हो गई, इसका मतलब 1/3 बची है ना। तो 58.3 को 1/3 करना पड़ेगा। आप समझ रहे, 2/3 इसने लूज की, यानी बची कितनी, 1/3, तो 1/3 कर दिया इसको। अब हमारे पास जो इनिशियल वेलोसिटी है अगले पार्ट के लिए वो -19.6 है। हाइट मान लीजिए ग्लास प्लेट की h है। अब ये h = v0t + ½ यूज करेंगे। v0 हमने अभी भी निकाल लिया, g तो हम माइनस की तरफ जाएंगे ही जाएंगे क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है। टाइम इन्होंने बताया 2 सेकंड और लिया। अब h को हम -h रखेंगे क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में हाइट की बात होगी, राइट। हाइट क्योंकि अब देखिए यहां से जाके ये यूं जाएगा ना, तो हाइट नेगेटिव लेंगे। अगर इसको पिछले वाले को h लें तो इसको -h लेना पड़ेगा। ये सारी वैल्यू यहां रख दीजिए, आपका h आएगा 58.8 मीटर। एक कॉइन है, सिक्का, उसको ड्रॉप किया गया एक बलून से। एक यहाँ बलून है, यहां से एक सिक्का जो है ड्रॉप किया गया। अब बलून जो है ये अपना, ये मान लीजिए बलून है, ये ऊपर की तरफ जा रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है इसकी 12 मीटर/सेकंड। यहां से एक कॉइन ड्रॉप किया गया। अगर बलून 81 मीटर हाई है जब कॉइन को ड्रॉप किया गया, आपको हाइट निकालना है जब कॉइन नीचे जमीन पे हिट करेगा। ग्रेविटी, जैसे मैंने बताया था कि कभी कभी कंप्यूटेशन की इजीनेस के लिए हम ग्रेविटी को 10 मीटर/सेकंड² ले लेते हैं। तो यहां से शुरुआत करते हैं कि टाइम जब 0 था
तो कॉइन कहां जा रहा था? ये ऊपर जा रहा था, क्योंकि अभी कॉइन यहीं पर है, बलून ऊपर जा रहा है तो कॉइन भी ऊपर जाएगा, क्योंकि आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस दोनों का सेम है। तो जब बलून ऊपर जा रहा है तो कॉइन भी ऊपर जा रहा है। तो अभी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो रही है? टाइम जीरो पे जो वेलोसिटी है 12 मीटर पर सेकंड है, तो इनिशियल वेलोसिटी कॉइन की 12 मीटर पर सेकंड है, जो बलून की है। अब जब ये थ्रो करेंगे आप, तो अब क्योंकि नीचे की तरफ आ रहा है, बलून ऊपर की तरफ जा रहा है, तो डिस्टेंस हम लेंगे -81। ग्रेविटी भी नीचे की तरफ लग रही है, -10 हो गया। तो 12 -81 और -10, इसको हम y = v0t + ½ gt² में रखेंगे, और इससे हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगा लीजिए आप, और आप देखेंगे कि यहाँ पर आपके पास टाइम एक प्लस में आएगा, एक नेगेटिव में आएगा। टाइम नेगेटिव में तो पॉसिबल नहीं है, इसका मतलब टाइम 5.4 सेकंड हम एक्सेप्ट करेंगे, और 5.4 सेकंड में कॉइन जो सिक्का है वो नीचे की तरफ आ गया। अब इस टाइम में ये इस मतलब सिक्के को नीचे गिर के जमीन पे टकराने में 5.4 सेकंड लेगा। अब इसमें बताया गया है कि सवाल ये पूछा गया है कि इस दरमियान बलून कितने ऊपर चला गया, कितने ऊपर चला गया। तो हमारे पास सीधा है, हम जानते हैं कि जो डिस्टेंस होता है वेलोसिटी इनटू टाइम लगता है, क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट वेलोसिटी 12 मीटर पर सेकंड कांस्टेंट वेलोसिटी बता रखी है। तो 12 को 5.4 से मल्टीप्लाई करिए, 64.8 आएगा। और हाइट बलून की क्या होगी, क्योंकि 81 पे था तब आपने इसको कॉइन को फेंका था, अभी ऊपर बढ़ गया 64.4, तो 81 को 64.4 से 64.8 से जोड़ेंगे तो 145.8 ये इसकी बलून की हाइट आएगी। रिलेटिव वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी क्या है? जो भी मूवमेंट हो रहा है वो रिलेटिव होता है। जैसे हमने कहा कि ट्रेन के अंदर से कोई सामान देखें ट्रेन के अंदर तो वो स्टेशनरी लगेगा, ट्रेन के बाहर से देखें तो वो सामान मूव करता हुआ दिखाई देगा। तो हमने देखा कि अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से वेलोसिटी किसी भी ऑब्जेक्ट की अलग अलग फ्रेम ऑफ रेफरेंस के हिसाब से अलग अलग होती है। हमारा बहुत कॉमन एक्सपीरियंस था कि ट्रेन के अंदर कोई साहब बैठे हैं और एक मान लीजिए एक मक्खी फ्लाई कर रही है या उड़ रही है ट्रेन में, जैसे जो डायरेक्शन है मूविंग ट्रेन की, तो आप ये देखेंगे कि कुछ रिलेटिव इसमें डिफरेंस लगेगा आपको अगर वो मक्खी घूम रही है, आपकी तरफ आ रही है या आगे की तरफ जा रही है। ओके, तो अगर फ्लाई या मक्खी मूव कर रही है डायरेक्शन जो, जैसे ट्रेन इस तरफ जा रही है, मक्खी इस तरफ आ रही है, तो जो स्टेशनरी पर्सन है अगर ग्राउंड पे देखें वो ये देखेगा कि जो स्पीड है इस फ्लाई की वो कम है स्पीड ऑफ ट्रेन से। तो सवाल ये बना कि एक फ्लाई है, एक मक्खी एक ट्रेन में चल रही है, लेकिन एक ऑब्जर्वर को मक्खी जिस डायरेक्शन में मूव कर रही है, चाहे वो अगर ट्रेन की डायरेक्शन में मूव कर रही है या अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही है, तो ज्यादा या कम दिखाई देती है उसकी स्पीड। मान लीजिए ए आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक साहब खड़े हैं ग्राउंड पे, बी एक ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो ट्रेन जो मूव कर रही है और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही है। दोनों ही फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो है या दोनों ही रेफरेंस फ्रेम्स, इसको हम कहते हैं इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। हम मान लीजिए जो मक्खी है या फ्लाई है उसको हम P से डिनोट करते हैं। एक्स पी ए आपका पोजीशन है P की जहां पर मक्खी है, जो ओरिजिन हमने लिया कोई भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस ए, मान लीजिए एक्स पी बी वो पोजीशन है P किसी और ओरिजिन से, और वो ओरिजिन जो है वो फ्रेम ऑफ रेफरेंस B का है टाइम t0 पे। मैं इसको इस तरीके से डायग्राम से आपको बताता हूं। अब आप देखिए कि ये रेफरेंस फ्रेम है A, ये रेफरेंस फ्रेम है B, ये आप ग्राउंड रेफरेंस ले रहे हैं, ग्राउंड आपका रेफरेंस है, यानी कि आप बाहर खड़े हुए ट्रेन से, ये आप ट्रेन के अंदर खड़े हुए हैं। अब देखिएगा कि ये XA XB और ये XBA और ये XPB, देखिए ये P है, हमने कहा यहां से यहां तक, क्योंकि ये हमारा फ्रेम ऑफ रेफरेंस है B, तो ये PB हो गया डिस्टेंस XPB, ये फ्रेम ऑफ A है और हमने कहा कि मक्खी यहां पर है, तो यहां से यहां तक हमने कहा कि देखिए ये XPA हो गया, XPB XPA, PB इसलिए P का B के साथ क्योंकि B रेफरेंस है, और डिस्टेंस P का A के साथ क्योंकि यहां पर फ्रेम ऑफ रेफरेंस A है। O जो ओरिजिन है वो ग्राउंड पे का जो हमने रेफरेंस लिया हुआ है, O डैश जो है वो हमारा पास ग्राउंड रेफरेंस लिया हमने, जो रेफरेंस लिया है वो ट्रेन है, ये ग्राउंड हो गया ट्रेन हो गया। अब इस फिगर से बहुत ध्यान से देखिए कि जो XPA है पूरा का पूरा क्या है,
अच्छा, बी और ए में भी डिफरेंस है, बी और ए में डिफरेंस है, इसको हम एक्स बी ए मान रहे हैं। तो एक्स पी ए क्या हो गया, एक्स बी ए प्लस एक्स पी बी, यहां से आपको क्लियर दिख रहा है ना। तो डिफरेंशिएट कर दीजिए इनको, डी बाई डी टी, टाइम के रेफरेंस में इन तीनों को डिफरेंशिएट कर दीजिए। जैसे हम डिफरेंशिएट करेंगे, हम जानते हैं डी एक्स बाई डी टी आपका v होता है ना। तो यहां पर वेलोसिटी लिख सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ पी ए प्लस वेलोसिटी ऑफ पी बी प्लस वेलोसिटी ऑफ पी बी ए। अब हम क्या करते हैं, इस बी ए को निकालने के लिए हम इसको इस तरफ ले जाते हैं, यानी का मतलब ये हुआ कि वी बी ए हो गया वी पी ए माइनस वी पी बी। अब आप इसको ध्यान से देखिए, ये है वेलोसिटी उस मक्खी की, फ्लाई की, किस रेफरेंस से, ग्राउंड के रेफरेंस से। ये क्या है, वेलोसिटी उसी फ्लाई की, फ्रेम ऑफ रेफरेंस हो गया अब ट्रेन। और वीबीए क्या है, ये वेलोसिटी है रेफरेंस फ्रेम बी की, किस रिस्पेक्ट में, फ्रेम ए के रिस्पेक्ट में। तो इस चीज से हमें पता चला कि अगर हम, रुकिए पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि वीबीए आप मान लीजिए आपका 10 मीटर पर सेकंड है, ये आपका वीबीए है, ये वेलोसिटी है ट्रेन की विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। वीपीबी जो है वो +2 मीटर पर सेकंड, ये वेलोसिटी है उस मक्खी की विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, यानी कि डायरेक्शन है इसका मूविंग ट्रेन। इस इक्वेशन से जो हमने अभी अभी देखा, जो वेलोसिटी फ्लाई की क्या होगी, अगर हम वीपीए निकालने लगे, ये दोनों हमारे पास है, तो क्या आएगा, 10 + 2 कर देंगे, ये 10 और 2 मिलके 12 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। इसका मतलब ये है, आप देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई, 10 है और 2 है, दोनों की जुड़ रही है, यहां जुड़ रही है, यानी कि वेलोसिटी ग्रेटर हो गई, वेलोसिटी ट्रेन में आपकी ग्रेटर हो गई। यदि फ्लाई अपोजिट डायरेक्शन में मूव करी, ये देखिए ट्रेन मूव कर रही है, फ्लाई मूव कर रही है, ये 10 की स्पीड से, 2 की स्पीड से है, दोनों जुड़ रहे हैं। लेकिन अगर ट्रेन 10 की स्पीड से मूव कर रही है, लेकिन फ्लाई अपोजिट डायरेक्शन में 2 से मूव कर रही है, तो यहां पर अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा, तो वीपीबी हम -2 लेंगे, फिर वही फॉर्मूला लगाएंगे, दोनों को जोड़ेंगे, क्योंकि माइनस में है तो 10 - 2 यानी कि ये 8 हो जाएगी। ओके, समझ गए आप कि एक में वो जुड़ रही है, एक में वो घट रही है। अगर P आपका फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जो ग्राउंड के साथ एसोसिएटेड है, और रेफरेंस फ्रेम A और B एसोसिएटेड है, दो अलग अलग पार्टिकल, तो इक्वेशन हमारे पास एक और आई, जो हमने दूसरी इक्वेशन देखी, ये वाली देखिएगा, ये इक्वेशन की बात कर रहा हूं मैं, अब इसको लगाएंगे हम। तो अगर हम इस इक्वेशन को देखें, तो रिलेटिव वेलोसिटी पार्टिकल B की A के रिस्पेक्ट में VBA क्या होगा, VGA माइनस VGB, क्योंकि ग्राउंड डिफरेंस हम G ले रहे हैं, P नहीं ले रहे। V, इस P को हमने G कर दिया, इस P को हमने G कर दिया, जो हमने अभी जो पिछला एक्सप्रेशन देखा था। तो VBA क्या हो गया, VGA माइनस VGB। अब VBA की जगह हम क्या कर सकते हैं कि इस V, अगर हम इसका डायरेक्शन चेंज कर दें और इसका भी डायरेक्शन, इस GA को AG कर दें और GB को हम BG कर दें, तो इसको BG AG करेंगे तो ये अपनी जगह चेंज कर देंगे, यानी बेसिकली हम बात कर रहे हैं VBA = VB माइनस VA। इसी तरीके से रिलेटिव वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल A की विद रिस्पेक्ट टू B लेना है, तो VAB क्या होगा, VAG विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, VBG विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, दोनों का सब्ट्रैक्शन, वो हमने अभी एक्सप्रेशन देखा। इसकी जगह आप VA लिख दीजिए, इसकी जगह VB लिख दीजिए, जिसमें VAG और VBG ये रिलेटिव वेलोसिटी है ग्राउंड के एसोसिएटेड, और हम इसको डिनोट कर रहे हैं VA और VB से। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, दो पार्टिकल आप A और B लीजिए जो मूव कर रहे हैं एक्स एक्सिस, और उनकी वेलोसिटी है आपकी VA और VB। एक ऑब्जेक्ट ये है, एक ऑब्जेक्ट ये है, एक मूव कर रहा है VA से, एक मूव कर रहा है VB से। x A0 और x B0, इनका हमने डिस्प्लेसमेंट लिया ओरिजिन से, इसका ओरिजिन से, ये ओरिजिन है यहां से, तो इसका डिस्प्लेसमेंट x A0 हो गया, इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया x B0, राइट। इनका डिस्टेंस क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन ये हो गया। अब आप देखिए कि इसमें से कुछ और चीजें भी चल रही है, ये टाइम t0 पे है। अब टाइम t पे क्या होगा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, ये थोड़ा सा आगे बढ़ा, यहां से यहां तक इसकी डिस्टेंस x है, यहां से यहां तक इसकी पूरी डिस्टेंस b, मतलब b की डिस्टेंस यहां से xb, a की डिस्टेंस x है, और ये क्या हो जाएगी, इस पूरे को इससे, मतलब xb से xa को घटा देंगे तो xb माइनस xa, ये इतनी दूरी हो गई। तो इससे हमें मिला क्या, अगर xa और xb हमने अभी भी लिया, ये पोजीशन है कोऑर्डिनेट की, तो t टाइम पे क्या होगा, x = x A0 + VAT। कैसे VAT आया,
हम जानते हैं कि एक्स ए क्या होगा, देखिए बहुत ध्यान से देखिए, एक्स ए क्या होगा, ये एक्स ए जीरो तो पहले था, और इस वेलोसिटी से किसी टाइम इंटरवल पे इतना चल गया, यानी कि इतना यहां चले, इतनी टाइम इंटरवल पे बी भी चला, ए आगे चला, बी थोड़ा सा पीछे टाइप कुछ हो गया, लेकिन फिर भी ये जो डिस्टेंस इसने ट्रैवल किया वी ए इंटू टाइम इंटरवल टी है, तो वी ए इंटू टी हम जानते हैं स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस होता है स्पीड इंटू टाइम, वो हमने यहाँ जोड़ दिया। कहने का मतलब ये है कि एक्स ए में शुरुआत का डिस्टेंस प्लस जो उस वेलोसिटी से इतने टाइम के लिए चले, एक्स ए हो गया एक्स ए ओ प्लस वी ए टी, इसी तरीके से एक्स बी हो गया एक्स बी ओ प्लस वी बी टी। मतलब टाइम टी पे जो डिस्प्लेसमेंट हुआ इस पार्टिकल बी का विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हुआ, एक्स बी माइनस एक्स ए, अब ये भी हमने सीखा। तो एक्स बी माइनस एक्स ए ये रख लीजिए, ये रख लीजिए, दोनों रख लीजिए, इनको अलग कर लीजिए, इनको अलग कर लीजिए, टी यहाँ पर बाहर ले लीजिए, तो एक्स बी ओ माइनस एक्स ए ओ और बी बी माइनस वी ए। यहाँ पर ये जो चीज है ये डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल बी का किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में टाइम टी जीरो पे। वी ए माइनस वी बी यानी कि बेसिकली इसको हमने क्या लिखा था पहले, वी बी ए, तो वी ए माइनस सॉरी वी बी माइनस वी ए, वी बी माइनस वी ए को हमने वी बी ए लिखा था, ये रिलेटिव वेलोसिटी है बी की विद रिस्पेक्ट टू ए। अब देखिएगा एक एक करके, अगर मान लीजिए वी और वी बी बराबर है, इसका मतलब वी ए वी बी बराबर है, इस इक्वेशन को देखिए, हम कह रहे हैं वी और वी बी बराबर है, यानी कि ये टर्म तो जीरो हो गया, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, इसका मतलब एक्स बी माइनस एक्स ए हो जाएगा एक्स बी ओ माइनस एक्स ए जीरो। इसका मतलब है डिस्टेंस जो दो पार्टिकल के बीच में है वो हमेशा इक्वल रहेगा इनिशियल डिस्टेंस से, किसी भी टाइम पे ले लीजिए वो हमेशा सेम रहेगा, क्योंकि दोनों की वेलोसिटी सेम है, दोनों एक तरह से मूव कर रहे हैं। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी दोनों ही पार्टिकल की वो जीरो रहेगी, या चाहे वी को ए बी के हिसाब से ले ले, ए का बी के हिसाब से, या बी का विद रिस्पेक्ट टू ए ले ले, दोनों जीरो रहेगी। लेकिन अगर वेलोसिटी ए की वेलोसिटी बी से ज्यादा है, इसका मतलब ये जो मूव कर रहा है पार्टिकल ये ज्यादा तेज मूव कर रहा है बनिस्बत की इसके, तो कहीं ना कहीं यहाँ जाके इससे मीट करेगा, क्योंकि ये स्लो मूव कर रहा है, ये ज्यादा मूव कर रहा है। कहने का मतलब इस फिगर को बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर ये टाइम और एक्स के हिसाब से है, यानी कि एक्स टी ग्राफ है। यहाँ पर जो एक, क्योंकि हमने कहा कि वी ए वी बी से बड़ा है, और यहाँ पर ये मैं पहले वाले का बता रहा हूँ, वी इक्वल टू वी बी है, तो ये हमेशा बराबर रहेंगे और इनका डिस्टेंस बिल्कुल बराबर रहेगा। तो मैं अब दूसरे पे आता हूँ, वी ए वी बी से बड़ा है। अब वी ए वी बी से बड़ा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं क्योंकि ये ज्यादा स्पीड में जा रहा है, ये कम स्पीड में जा रहा है, तो कहीं ना कहीं ये आके मिल जाएगा जब वी ए ग्रेटर देन वी बी होगा। इस इंस्टेंट पे जो उनकी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट होगी, ये रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, इस पॉइंट पे जीरो हो जाएगी, एक्स बी माइनस एक्स ए जीरो। इसका मतलब ये है कि पार्टिकल ए आगे निकल जाएगा पार्टिकल बी से। तीसरी कंडीशन लेते हैं वी बी ग्रेटर देन वी जीरो, यानी कि ये जो है और ये जो है, इसमें ए है इसमें बी है, ये ज्यादा तेज भाग रहा है ए से। अब इसका मतलब वेलोसिटी बी की ए से ज्यादा है, वो तेज जा रहा है, ज्यादा तेज जा रहा है। इसका मतलब रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एक्स बी माइनस ए दोनों ही पार्टिकल का वो बढ़ता रहेगा, क्योंकि ये तो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, ये थोड़ा थोड़ा धीरे से आगे बढ़ेगा। इसका मतलब ये कभी भी मिलेंगे नहीं। When the driver of Shatabdi Express running with velocity v1 sights a good train going ahead of him at a distance x in the same direction on the same track, वैसे कभी ऐसा होता नहीं है लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे इसको दिया हुआ है। एक ड्राइवर साहब है शताब्दी एक्सप्रेस के, वो रन कर रहे हैं v1 वेलोसिटी से, वो देखते हैं गुड ट्रेन, यानी कि एक मालगाड़ी देखते हैं, वो देखते हैं उनके सामने वो चल रही है और डिस्टेंस है उसका x दूरी पर है, सेम डायरेक्शन पे और सेम ट्रैक पे है। इनकी रनिंग वेलोसिटी जो मालगाड़ी की v2 है। अब ध्यान दीजिए v2 v1 से कम है, शताब्दी एक्सप्रेस आप जानते हैं सबसे तेज एक्सप्रेस है, तो v1 की वेलोसिटी v2 से ज्यादा, शताब्दी तेज है। अब इन्होंने क्या किया, ब्रेक लगाया, साहब ने देखा सामने तो यार वो है आपकी मालगाड़ी है तो टक्कर हो जाएगी, तो उन्होंने ब्रेक लगा दी। अब वो चाहते हैं कि एक्सीडेंट ना हो, इनका मैग्नीट्यूड क्या होगा डी एक्सेलरेशन का जो ब्रेक उन्हें लगाए, आपको ये बताना है किस मैग्नीट्यूड से इनको ब्रेक प्रेस करना है, डी एक्सेलरेशन करना है, ताकि टकराव ना हो। अब इससे हमें ये मिलता है, इस सवाल से हमें क्लियर हो गया कि जो वेलोसिटी है शताब्दी एक्सप्रेस की रिलेटिव टू गुड ट्रेन क्या होगी, v1 माइनस वी टू, v1 बड़ा है v2 छोटा है, तो रिलेटिव वेलोसिटी तो v1 माइनस वी2 हो गई। अगर ये रिलेटिव वेलोसिटी जीरो होगी डिस्टेंस x में, डिस्टेंस इनके बीच में, इन दोनों ट्रेन के बीच में x का डिस्टेंस है, अगर v2 माइनस v1 यानी कि डिस्टेंस इस हिसाब से डिस्टेंस है और रिलेटिव वेलोसिटी इनकी जो है, क्योंकि दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, अगर ये x दूरी पर
रिलेटिव वेलोसिटी 0 हो जाती है तभी एक्सीडेंट नहीं होगा। मान लीजिए एक्सेलरेशन ए लगाया, इन्होंने जो ब्रेक लगाया वो एक्सेलरेशन, डी एक्सेलरेशन बेसिकली वो ए है, रिटार्डेशन। तो फॉर्मूला हम लगाएंगे 2ax इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस वी जीरो स्क्वायर, हम ये जानते हैं। ये -2x क्योंकि माइनस डी एक्सेलरेशन हो रहा है, फाइनल वेलोसिटी इसकी 0 होनी है, और जो रिलेटिव वेलोसिटी है v1 माइनस v2 होल स्क्वायर। तो a क्या आ जाएगा, इसको रीअरेंज करेंगे तो v1 माइनस v2 होल स्क्वायर बाय 2x। इतना एक्सेलरेशन इनको लगाना पड़ेगा ताकि एक्सेलरेशन ऐसा हो कि कोई टकराव ना हो। दो कार है ए और बी, उनकी पोजीशन है 100 मीटर और 200 मीटर ओरिजिन से। टाइम शुरुआत है t इक्वल टू 0, मतलब शुरुआत में ही ये 100 मीटर और 200 मीटर पे है। अब ये एक साथ चलते हैं। इसकी कांस्टेंट वेलोसिटी ए की है 10 मीटर पर सेकंड, बी की दी गई है 5 मीटर पर सेकंड, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। आपको टाइम बताना है कि कितने टाइम में, आप देखिए ए और बी, ए 100 पे है, बी 200 पे। अगर मैं इस तरीके से कुछ बनाऊं तभी ए 100 पे है और बी जो है 200 पे है। यहां पर ए है, यहां पर बी है। अब इनमें ये शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन ए की स्पीड 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, बी की स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी कहीं ना कहीं जाके ए बी को ओवरटेक करेगा। तो वो टाइम बताना है आपको किस समय करेगा। तो एक्स बी ओ, ओरिजिन से डिस्टेंस है 200 मीटर, ए का डिस्टेंस है 100 मीटर। वेलोसिटी जो दी है ए की 10 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी जो बी की दी है 5 मीटर पर सेकेंड। अब हमने एक्सप्रेशन देखा था, एक्स बी माइनस एक्स ए होता है एक्स बी ओ माइनस एक्स ए ओ प्लस वी बी माइनस वी ए इंटू टी। मान लीजिए टी, किसी टी टाइम पे ये ओवरटेक करता है। हमारे पास ये पता है कि जब दोनों ओवरटेक करेंगे, इसका मतलब किसी भी डिस्टेंस पे हो, ये दोनों एक साथ एक जगह पे होंगे। तो एक्स बी इक्वल टू एक्स ए हो जाएगा, यानी एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल टू 0 होगा। अब यही चीज आप कहाँ रखेंगे, जो एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है। जैसे ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा, ये 200 माइनस 100, ये 5 माइनस 10, टाइम आपका आएगा 20 सेकंड। अब ये दोनों कार ओवरटेक करेंगे एक दूसरे को, मान लीजिए एक्स डिस्टेंस। अब ये तो टाइम निकल गया, डिस्टेंस निकालते हैं। एक्स इक्वल टू एक्स ए जीरो प्लस वी ए टी वाला फॉर्मूला लगाएंगे। एक्स ए जीरो, ए का हमने 100 लिया, वी ए इसकी 10 मीटर पर सेकंड है, और टाइम हमने यहां से निकाला 20 रख दीजिए 300 मीटर पे। 300 मीटर पे जाके ओवरटेक किया जाएगा 20 सेकंड में। जो डिस्टेंस है अहमदाबाद और वडोदरा का, वो 100 किलोमीटर है। दो ट्रेन एक साथ शुरुआत करती हैं, अहमदाबाद और वडोदरा, लेकिन अब ये ट्रेन एक दूसरे के अपोजिट में शुरू हो रही है। यहाँ ये अहमदाबाद से शुरू हो रही है, ये वडोदरा से शुरू हो रही है। एक की स्पीड आपको दी गई है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। किस समय पे क्रॉस करेंगे, राइट? तो क्योंकि ये अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी हमको लेनी पड़ेगी। जो स्पीड है ट्रेन की, जो अहमदाबाद से चल रही है, वो दी है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। इसी तरीके से जो स्पीड आपको दी गई है, ये देखिए स्पीड जो है अहमदाबाद वाली वो 45 है। अब अगर आप इस जगह 45 लेंगे तो इसको आपको -30 करना पड़ेगा, है ना? जो स्पीड जो वडोदरा से शुरू हुई, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, बहुत ध्यान रखिएगा ये साइन का। अब एक्स बी ओ माइनस एक्स ए क्या है, यहां से यहां तक दूरी इन्होंने कहा 100 किलोमीटर है। जब दोनों ट्रेन मीट करेंगे आपस में, तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा इनका, 0, यानी एक्स बी माइनस एक्स ए आपका हो जाएगा 0, क्योंकि ये यहां से शुरू हुई, लेकिन जब ये मिल गई तो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट इनका 0 हो जाएगा। अब एक्स बी माइनस एक्स ए इक्वल टू एक्स बी, ये जो हमारे पास एक्सप्रेशन है, एक्स बी ओ माइनस एक्स ए ओ प्लस वी बी माइनस वी ए। अभी हमने देखा कि इसको हमने 0 बताया अपने डिस्कशन से। ये जो है दूरी इनकी 100 है, और यहाँ पर हम दोनों जो वैल्यू हमने रखी है वो यहाँ रख देंगे। तो टाइम कितना आएगा, होगा 4/3 आवर्स। समराइज करते हैं मोशन इन स्ट्रेट लाइन को। जो फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, एक ऐसी जगह या सिचुएशन जहां पर एक ऑब्जर्वर अपना ऑब्जर्वेशन लेता है, यानी ट्रेन पे हो, हवाई जहाज पे हो, कहीं खड़ा हो, कहीं बैठा हो, किसी जगह मूव कर रहा हो, किसी जगह नहीं मूव कर रहा हो, इसे हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। पाथ लेंथ या डिस्टेंस, ये ऐसी दूरी होती है जो किसी समय पे तय की जाए। कितना पाथ लेंथ, यहां से आ गए, यहां से आ गए, यहां से आ गए, तो ये पूरा डिस्टेंस हो जाएगा। ये हमेशा पॉजिटिव होता है। लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, यहां से आ गए, यहां से आ गए, यहां से आ गए, लेकिन यहां पर रुक गए, यहां से शुरू हुए, यहां से रुक गए, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वही डिस्प्लेसमेंट होगा। जो चेंज हुई पोजीशन में, इस पोजीशन से यहां पोजीशन में पहुंचे, तो जो चेंज है पोजीशन का ऑब्जेक्ट का किसी टाइम इंटरवल में, उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं।
डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है इनकी फाइनल पोजीशन निकालिए और इनकी इनिशियल पोजीशन निकालिए, दोनों को माइनस कर दीजिए। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, और पाथ लेंथ इक्वल हो सकती है, बराबर हो सकती है या ज्यादा हो सकती है, डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगी। एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या होती है? जो रेशियो है पाथ लेंथ का टाइम से, इसको हम कहते हैं एवरेज स्पीड, और जो रेशियो है डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ, उसे हम कहते हैं एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। एवरेज स्पीड हमेशा पॉजिटिव होती है, डायरेक्शन इसका इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। एवरेज वेलोसिटी में डायरेक्शन भी होता है डिस्प्लेसमेंट का, ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। किसी टाइम इंटरवल के लिए जो एवरेज स्पीड होती है वो ज्यादा हो सकती है या बराबर हो सकती है, एवरेज वेलोसिटी से कम नहीं होगी। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मतलब किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे आपको वेलोसिटी चाहिए। तो अगर आपके पास कोई इंटरवल है, एवरेज वेलोसिटी आपको इंफॉर्मेशन नहीं देती है कि कितना तेज ये ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलग अलग इंस्टेंस पे। अगर हम लिमिट ले लें, यानी कि डेल्टा टी, टाइम को एकदम छोटा कर दें, एकदम किसी इंस्टेंट पे चाहिए, तो आपको ये एवरेज वेलोसिटी के डेफिनेशन के हिसाब से आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलेगी टाइम टी पर। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होगी? अगर आप देखिए डेल्टा एक्स बाय डेल्टा टी, लेकिन हम लिमिट जब ले लेंगे, बिल्कुल टाइम हमको एकदम एग्जैक्ट पॉइंट पे चाहिए, एकदम जैसे मान लीजिए 3.02 सेकंड पे चाहिए, तो डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दीजिए, मतलब एकदम पॉइंट पे, उसको हम dx बाई dt से करेंगे। जो मैग्नीट्यूड है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की, इसको हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड। अगर आप -3 आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आई, आप इसका मैग्नीट्यूड ले लीजिए, 3 आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड आ जाएगी। जब पार्टिकल मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, तो वो हमेशा सेम डिस्टेंस कवर करेगा सेम इंटरवल पे। अगर ये ऐसा कर रहा है तो हम इसे कहेंगे कि यूनिफॉर्म मोशन में है। एक्सटी ग्राफ, इसमें जो स्लोप होता है, इस तरीके से एक्सटी ग्राफ बनता है। इसमें जो ये स्लोप है वो खासतौर पे जो फाइनल पोजीशन है और जो इनिशियल पोजीशन है, उसका आपको वैल्यू फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, और वो मैग्नीट्यूड देता है एवरेज वेलोसिटी टाइम इंटरवल के साथ, टी से डिवाइड भी करना पड़ेगा। तो एक्सटी ग्राफ में जो स्लोप होता है, जिसे हम एम या टेन थीटा कहते हैं, ये किसी भी कर्व पे आप एक ड्रॉ कर सकते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की उस इंस्टेंस पे। एवरेज एक्सेलरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें, जो चेंज है वेलोसिटी में, डेल्टा वी, डेल्टा हमेशा मतलब चेंज होता है, डेल्टा टी चेंज टाइम में, तो एवरेज एक्सेलरेशन होता है जो वेलोसिटी में चेंज हुआ डिवाइडेड बाय जो टाइम में चेंज हुआ, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा टी। अगर आपको किसी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन निकालना है, तो इसी पे आप लिमिट लगा दीजिए, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 कर दीजिए, इसको डीवी बाई डी कहेंगे। बेसिकली आपने किया क्या, डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी किया, यानी d2x बाई डी टी स्क्वायर किया। एक्सेलरेशन भी वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, वेलोसिटी अपने आप एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसकी डायरेक्शन जो होगी वो वेलोसिटी की जो डायरेक्शन होगी वही हो जाएगी। इसका एसआई यूनिट जो है वो हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। जो स्लोप होता है वीटी ग्राफ में वो आपको बताता है एवरेज एक्सेलरेशन किसी टाइम इंटरवल पे। जो स्लोप इसमें मिलेगा, यानी कि टेंजेंट मिलेगा, जो आपने ड्रॉ किया किसी पॉइंट पे, यहाँ पर आपने ये कर्व है, यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ये आपको बताएगा किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्सेलरेशन। यदि वेलोसिटी और एक्सेलरेशन दोनों सेम डायरेक्शन में है, तो जो स्पीड है पार्टिकल की वो बढ़ रही है। अगर वो अपोजिट है, इसका मतलब स्पीड घट रही है। इसको हम कहते हैं डी एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। जो एरिया आता है वीटी ग्राफ में, वो आप किसी टाइम इंटरवल पे वो आपको डिस्प्लेसमेंट देता है या टोटल डिस्टेंस बताता है उस पार्टिकल का। अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, तो जो नीचे वाला एरिया होगा इस ग्राफ के, ऐसे ये डिस्टेंस ट्रेवल किया, ये भी किया, तो ये पॉजिटिव लेना पड़ेगा, ये नेगेटिव लेना पड़ेगा अगर आपको टोटल डिस्टेंस निकालना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। लेकिन डिस्टेंस निकालना है तो इसको पॉजिटिव लेंगे और इसको भी पॉजिटिव लेंगे। काइनेमेटिक इक्वेशन, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। v इक्वल टू v0 प्लस at, x इक्वल टू x0 प्लस v0 t प्लस हाफ at स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस v0 इज इक्वल टू 2ax माइनस x0। x0 इनिशियल पोजीशन है पार्टिकल की, x है फाइनल पोजीशन पार्टिकल की, v0 इनिशियल वेलोसिटी है और v फाइनल वेलोसिटी है। तो वेलोसिटी किसी भी पार्टिकल की किसी भी पार्टिकल a के रिस्पेक्ट में vba जिसे कहते हैं vb माइनस va होता है, और वेलोसिटी पार्टिकल a की विद रिस्पेक्ट टू b, vba को हम कहेंगे va माइनस vb। तो vab उल्टी होती है, यानी नेगेटिव होती है vb के, यानी कि vab इक्वल टू माइनस vba। तो ये बात हुई इस चैप्टर की जिसका नाम था मोशन इन स्ट्रेट लाइन। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी आप सभी की।